अध्याय 343 भेंट। रात का समय था। रोहित सोया नहीं था, लेकिन इसके विपरीत कपिल आज डरा हुआ होने के बावजूद जाग नहीं सका और बिस्तर पर जल्दी सो गया। आखिर वह भी बच्चा ही था। अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति के कारण रोहित बिना सोए या बिना कुछ पिए लंबे समय तक शीतनिद्रा जैसी अवस्था में रह सकता था। जब तक वातावरण अनुकूल रहता, वह अत्यधिक समय तक सतर्क रह सकता था। आखिरकार भूत के पुनर्जीवित होने की समस्या अस्थायी रूप से हल हो गई थी, जिसने उसे कुछ पहलुओं में काफी लाभ दिया था। अनिकेत और सागर होटल में दाखिल हुए हैं और संकेत के अनुसार वे बाहर नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता कि वे इस घटना से बच पाएंगे या नहीं। बेहतर होगा कि वे वहां न फंसें, वरना यह मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। रोहित तंबू से बाहर निकला और दूर चमकते जैद शहर की ओर देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। उसे उन दोनों की जान की चिंता नहीं थी, बस इस बात का डर था कि उनके साथ होने वाली किसी दुर्घटना से उनके शरीर के अंदर के भूत मुक्त हो सकते हैं, जिससे मामला और जटिल हो जाएगा। पिंकू के ठिकाने की अभी पुष्टि नहीं हुई है और यादों से छेड़छाड़ करने वाले भूत के स्रोत का पता नहीं चला है। आज का अभियान वास्तव में कुछ हद तक विफल रहा। यदि कपिल उस भूत की पहचान की भविष्यवाणी कर पाता तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता। अफसोस की बात है कि मेरे घोस्ट डोमेन को रोक दिया गया था, जिससे उस भूत को लंबे समय तक अंदर रखना असंभव हो गया, अन्यथा मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। रोहित ने होटल में अपने दिन के अनुभव पर विचार किया। उसे धुंधला सा आभास हुआ कि रेस्तरां में की गई व्यवस्था उसके लिए बिछाया गया एक जाल था। हालांकि वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन वह संदेह किए बिना नहीं रह सका। अंत में जानकारी का अभाव अभी भी बहुत बड़ा है। पिंकू को नियंत्रित करने वाला भूत विभिन्न अलौकिक घटनाओं को मिलाकर जटिलता बढ़ाने का इरादा रखता है, ताकि वह बार बार मेरी जांच और हमलों से बच सके। अन्यथा उसमें होटल में रहकर मेरा इंतजार करने का इतना आत्मविश्वास नहीं होता, ये जानते हुए भी कि मैं उसे कैद करने की क्षमता रखता हूं, उसने सोचा। वास्तव में रोहित के पास याददाश्त बदलने वाले भूत के हमलों से न डरने की क्षमता थी, लेकिन उसे चिंता थी कि वह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, लोगों की यादें बदल देगा, उन्हें घोस्ट स्लेव्स बना देगा और उनका इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा। साधारण लोग हों या घोस्ट मास्टर्स, सभी को उस भूत द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। इसलिए याददाश्त बदलने वाले भूत से निपटने के लिए मुझे इन अलौकिक घटनाओं का एक एक करके विश्लेषण करना होगा और उन्हें एक दूसरे से जुड़ने से रोकना होगा। हालांकि ऐसा करना काफी कठिन है, उन्हें परत दर परत सुलझाना बहुत समय और ऊर्जा लेने वाला होगा। दूसरा तरीका यह होगा कि भूत के स्थान और पहचान की पुष्टि की जाए और सीधे उसे कैद करने का तरीका निकाला जाए। अपने मन में उसने नफा नुकसान का आकलन किया और अपने अगले कदम की योजना बनाई। भूतों से निपटना एक खतरनाक मामला है। रोहित जैसे विशेष घोस्ट मास्टर की भी अलौकिक घटना में मृत्यु हो सकती है। जब रोहित गहरे विचारों में डूबा हुआ था, अचानक कुछ दूरी पर मृणाल दूसरे तंबू से जल्दी में बाहर निकला और उसकी ओर दौड़ा। मृणाल, आधी रात को यहाँ दौड़ते हुए आए हो, क्या कुछ हुआ है? रोहित ने उसे देखकर पहले पूछा। मृणाल के चेहरे पर चिंता के भाव थे। अस्पताल से फोन आया था। यह अटेंडिंग फिजिशियन की रिपोर्ट है। सुनीता की हालत थोड़ी पेचीदा है और मुझे लगता है कि इस पर आपके साथ चर्चा करना आवश्यक है। क्या वह मर गई? रोहित ने शांति से पूछा। वह सुनीता की मृत्यु की संभावना के लिए तैयार था। मृणाल ने कहा, उसकी शारीरिक चोटें फिलहाल स्थिर हो गई हैं, जो मेरे ख्याल से अच्छी खबर है। हालांकि वह अभी तक होश में नहीं आई है। मुझे विवरण के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अस्पताल ने सुनीता के परिवार को उसके वेजिटेटिव स्टेट अचेतन अवस्था में जाने की संभावना के लिए तैयार रहने को कहा है। आखिरकार यह कोई चिकित्सा समस्या नहीं है, इसमें वह चीज शामिल है। अचेतन अवस्था। रोहित के चेहरे के भाव बदल गए। क्या उसे जगाया नहीं जा सकता? ऐसा ही लगता है। रोहित ने समय देखा। यहाँ से अस्पताल कितनी दूर है? मैं खुद स्थिति देखना चाहता हूँ। सुनीता सुरक्षित रूप से जाग पाएगी या नहीं, यह मेरे अगले कदमों को प्रभावित करता है। मुझे उसकी स्थिति का पता लगाने की ज़रूरत है। यह जैद शहर के द थर्ड हॉस्पिटल ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। क्या कपिल यहाँ सुरक्षित है? रोहित ने वापस तंबू की ओर देखा। कोई समस्या नहीं होगी। पूरा इलाका मार्शल लॉ के अधीन है। भले ही रात में यहाँ शांति लगे, लेकिन वास्तव में अंदर कड़ा पहरा है। जब तक अनुमति न दी जाए, किसी को भी मर्जी से अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यह ऊपर से की गई व्यवस्था है, मृणाल ने कहा। रोहित ने कहा, किसी को यहाँ रुकने और नज़र रखने के लिए कहें। नहीं, 2 लोगों को। अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत सूचित करें और मैं वापस आ जाऊंगा। उसे डर था कि उसके जाने पर कपिल के साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। ये मुसीबत का मारा बच्चा भविष्य तो देख सकता था, लेकिन अपनी रक्षा नहीं कर सकता था।
अगर वास्तव में कुछ हुआ तो भले ही वह इसे पहले ही देख ले, एक बच्चे की क्षमता के साथ उसका बचना मुश्किल होगा। इसलिए उसे रोहित जैसे किसी व्यक्ति के साथ होना जरूरी था, जिसके पास भूतों को नियंत्रित करने की मजबूत क्षमता हो। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। गिरी ने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को कपिल की सुरक्षा के लिए सूचित किया। चलो चलते हैं। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद रोहित और मृणाल द थर्ड हॉस्पिटल ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के लिए रवाना हुए। जयपुर शहर का यह अस्पताल शहर का सबसे बेहतरीन अस्पताल है, और सुनीता को बचाने के लिए, जो जयपुर शहर की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट कंट्रोलर थी, सभी प्रकार के चिकित्सा संसाधन स्वाभाविक रूप से इसी अस्पताल की ओर लगा दिए गए थे। वर्तमान चिकित्सा तकनीक के साथ जब तक कोई लाइलाज बीमारी न हो, जीवन बचाने के लिए हस्तक्षेप का समय रहता था। इसके अलावा सुनीता को लगी शारीरिक चोटें गंभीर नहीं थीं, लेकिन चूंकि वह एक अलौकिक घटना में शामिल थी, इसलिए वह कोमा में रही और उसके होश में आने के कोई संकेत नहीं मिले। बहुत जल्द रोहित और मृणाल अस्पताल पहुंच गए। वहां भी मार्शल लॉ लागू था, विशेष रूप से वह मंजिल जहां वार्ड स्थित था, वहां सुरक्षा गार्ड बारी बारी से तैनात थे। मृणाल को अंदर जाने की अनुमति मिलने से पहले अपना परिचय पत्र दिखाना पड़ा। एक विशेष वार्ड में सुनीता अस्पताल के कपड़ों में थी, उसका सिर पट्टियों और मेडिकल हेड कवर से ढका हुआ था, वह पीले चेहरे के साथ बेहोश बिस्तर पर लेटी थी। पास ही विभिन्न आधिकारिक विशेषज्ञ और स्थानीय डॉक्टर इकट्ठा थे और उसकी स्थिति का अवलोकन कर रहे थे, लेकिन उनके सिकुड़े हुए माथे को देखकर साफ था कि प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। डॉक्टरों, विशेषज्ञों, सुनीता कैसी है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? रोहित अंदर आया और सीधे मुद्दे पर बात की। 5-6 अधेड़ उम्र के डॉक्टरों ने उसकी ओर मुड़कर देखा और क्षण भर के लिए ठिठक गए। तब मृणाल ने अपनी आईडी दिखाए और कहा, ये रोहित हैं, जयपुर शहर के अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट कंट्रोलर। वह इस मामले के प्रभारी हैं और हम आशा करते हैं कि डॉक्टर हमारे काम में सहयोग करेंगे। नमस्ते, मैं मुख्य डॉक्टर उदय हूँ। एक डॉक्टर आगे बढ़ा और रोहित को गौर से देखा। डॉक्टर के नज़रिए से उनके सामने खड़ा रोहित बहुत छोटा था और उसका स्वास्थ्य अजीब था। वह भारी सांस ले रहा था और उसकी धड़कन अनियमित थी, जैसे कि वह बीमार हो। फिर भी हाथ मिलाने पर उससे एक अनकही ठंडक और डरावनी, अमानवीय पकड़ महसूस हुई। नमस्ते डॉक्टर उदय, क्या आप मुझे विशेष रूप से सुनीता की स्थिति के बारे में बता सकते हैं? रोहित ने हाथ मिलाया और गंभीरता से पूछा। मरीज को फिलहाल बहुत अधिक समस्याएं नहीं हैं। अस्पताल लाए जाने से पहले उसे कई फ्रैक्चर, आंतरिक रक्तस्राव और सिर की गंभीर चोटें थीं। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं हैं। मुख्य समस्या यहाँ है। डॉक्टर उदय ने अपने सिर की ओर इशारा किया। अध्याय 344, जगाने की विधि। डॉक्टर उदय के पेशेवर दृष्टिकोण से सुनीता की स्थिति बहुत गंभीर नहीं थी, ये केवल अत्यधिक रक्त की कमी और सिर की चोट का मामला था। हालांकि कई फ्रैक्चर थे, लेकिन उनका इलाज संभव था। एकमात्र चीज जिसने उन्हें असहाय कर दिया था, वह थी सुनीता का मस्तिष्क। उसके दिमाग के साथ क्या समस्या है? क्या उसे कोई गहरा आघात लगा है? रोहित ने विवरण के लिए दबाव डाला। डॉक्टर उदय ने कहा, नहीं, उस कारण से नहीं। मैंने मरीज के सिर की जांच की है और कोई विशेष गंभीर बाहरी चोट नहीं है। सिर की त्वचा के ऊतकों को हुआ नुकसान मस्तिष्क के अंदर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि हमारे अस्पताल ने कई दिनों तक बार बार उपकरणों का उपयोग किया है। अजीब बात यह है कि हम कितनी भी जांच करें, हमें मरीज की मस्तिष्क तरंगें, ब्रेनवेव्स नहीं मिल रही हैं। सरल शब्दों में कहें तो मरीज संभवतः ब्रेन डेड की स्थिति में है। आमतौर पर यह स्थिति केवल मृत व्यक्ति में पाई जाती है। क्षमा करें, यह विवरण थोड़ा अभद्र है, लेकिन यही सच है। यहाँ तक कि जो लोग एक दशक से अधिक समय से लकवाग्रस्त और अचेतन अवस्था में हैं, उनमें भी मस्तिष्क तरंगों की गतिविधि जारी रहती है। चिकित्सा की दृष्टि से मृत्यु तब मानी जाती है जब मस्तिष्क की गतिविधि रुक जाती है। लेकिन यह मरीज अजीब है। हालांकि वह ब्रेन डेड की स्थिति में है, लेकिन उसका शरीर अभी भी सामान्य शारीरिक कार्यों को बनाए हुए है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है कि अब तक मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता। डॉक्टर उदय, शायद मरीज का दिमाग बहुत कम आवृत्ति वाली गहरी नींद में हो। क्या हमें फिर से जांच करनी चाहिए? पास ही खड़े एक अन्य विशेषज्ञ ने प्रस्ताव दिया। एक अन्य डॉक्टर ने कहा, हमने पहले ही कई बार जांच की है और मस्तिष्क तरंगों का एक अंश भी नहीं खोज पाए हैं। यह एक अनसुलझा चिकित्सा रहस्य है। इस निदान को सुनकर रोहित ने भौहें सिकुड़ीं। यह कोई अनसुलझा चिकित्सा रहस्य नहीं था, ये सुनीता पर एक भूत द्वारा किए गए हमले का दुष्प्रभाव था। यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो सुनीता संभवतः हमेशा के लिए सोती रहेगी, जब तक कि उसके शरीर के अंग काम करना बंद न कर दें और वह अस्पताल के बिस्तर पर ही दम न तोड़ दे। मैं अब स्थिति समझ गया हूँ। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद।
यदि संभव हो तो मैं मरीज के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहूँगा। क्या मैं आपको एक क्षण के लिए बाहर जाने का कष्ट दे सकता हूँ? रोहित ने अचानक अनुरोध किया। बिल्कुल, ये संभव है, डॉक्टर उदय ने सहमति में सिर हिलाया। जल्द ही विशेषज्ञों और प्रोफेसरों का समूह एक के बाद एक अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गया। वे अक्षम नहीं थे, वे बस इस विचित्र स्थिति के सामने लाचार थे। सर्जरी केवल सुनीता के शरीर का इलाज कर सकती थी, लेकिन उसकी वर्तमान रहस्यमयी मानसिक स्थिति का नहीं। दूसरों के जाने के बाद कमरे में केवल रोहित, संपर्क अधिकारी केशव और अस्पताल के बिस्तर पर सुनीता रह गए। रोहित, हालांकि बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं जानता और मेरे प्रश्न मूर्खतापूर्ण लग सकते हैं, क्या आपको लगता है कि सुनीता की स्थिति का कोई समाधान है? केशव ने गंभीरता से पूछा। सुनीता आखिर जेड शहर की अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट कंट्रोलर है। अगर उसे बचाने का कोई तरीका है तो हम आशा करते हैं कि आप मदद करेंगे। रोहित ने उस पर एक नज़र डाली। कुछ चीज़ें मानवीय प्रयासों से नहीं बदली जा सकती, लेकिन मैं सुनीता के मामले में केवल कोशिश कर सकता हूँ। अगर यह काम नहीं करता है तो वह जीवन भर ऐसी ही रहेगी। आखिरकार, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे काम में मृत्यु दर बहुत अधिक है। जिस दिन कोई घोस्ट कंट्रोलर बनता है, उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और मौत कभी भी आ सकती है। सुनीता वैसी ही है और मैं भी। मैं समझता हूँ, केशव ने सिर हिलाया। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, रोहित ने कहा। तो मैं यह आप पर छोड़ता हूँ, केशव ने ईमानदारी से कहा और फिर वह भी कमरे से बाहर चला गया। रोहित की निगाहें वापस बेहोश सुनीता पर टिकीं। उसे जगाने के बारे में वह बहुत आश्वस्त नहीं था, आखिर मामला यहाँ तक पहुँच गया था। हालांकि यह कोशिश करने लायक था, क्योंकि अगर सुनीता जाग जाती है तो यह उसके भविष्य के कार्यों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन उसे बचाना कैसे है, यह एक बड़ी समस्या थी। ये केवल ताकत से नहीं किया जा सकता था, इसके लिए एक विधि की आवश्यकता थी। उन विशेषज्ञों के परीक्षणों के परिणामों को मिलाकर मैं पुष्टि कर सकता हूं कि सुनीता का दिमाग अभी पूरी तरह खाली होगा। उसने संभवतः अपनी सभी यादें खो दी हैं, यही कारण है कि उसका मस्तिष्क निष्क्रिय अवस्था में है। उसे बचाने का एकमात्र तरीका उसकी यादों को वापस लाना है, रोहित ने तर्क दिया। भूत के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा। लेकिन यादें संभवतः भूत के पास थीं। यादों को पुनः प्राप्त करने की कठिनाई बहुत अधिक थी। इसके अलावा, क्या वापस मिली यादें अभी भी सुनीता की अपनी होंगी? यदि भूत ने उन्हें बदल दिया था तो सुनीता अपने वास्तविक स्वरूप के बजाय एक घोस्ट स्लेव के रूप में जाग सकती थी। जब तक वह भूत को नियंत्रित न कर ले और सुनीता की यादों को उनकी मूल स्थिति में वापस न ला दे। रोहित की आंखें टिमटिमाईं जब उसने एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लेकिन सटीक समाधान के बारे में सोचा। ये लगभग असंभव कार्य है। यदि भूत दूसरे लोगों की यादें बदल सकता है तो उसे एक साधारण व्यक्ति कैसे नियंत्रित कर सकता है? यदि मजबूर किया गया तो हो सकता है कि भूत व्यक्ति को नियंत्रित करने लगे, उसने सोचा। इस साहसिक परिकल्पना में एक गंभीर खामी थी। हर भूत को इंसान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और जो यादें बदल सकता है उसे नियंत्रित करने की कठिनाई असाधारण रूप से उच्च होगी। नहीं, मेरी वर्तमान जानकारी और क्षमताओं के साथ इसे पूरा करना वास्तव में असंभव है। लेकिन इसकी मदद से ये पूरी तरह से अलग होगा, उसने विचार किया। बिस्तर के पास बैठकर रोहित ने अचानक अपने साथ लाए बॉडी बैग से एक सोने का बक्सा निकाला। कुछ परिस्थितियों के कारण यह बक्सा वेल्डिंग करके सील किया गया था, लेकिन रोहित को इसे खोलने के लिए बस एक हल्का सा झटका देना पड़ा। उसकी ताकत से बक्सा जबरन खुल गया। गहरे भूरे रंग की प्राचीन दिखने वाली सामग्री का एक टुकड़ा, जो मुड़े हुए भेड़ की खाल के स्क्रॉल जैसा दिखता था, उसके सामने प्रकट हुआ। खोलने पर यह कागज के एक पुराने टुकड़े जैसा लग रहा था। हालांकि उस कागज की सामग्री इंसानी खाल थी, जो पकड़ने में ठंडी महसूस होती थी, और उस पर ऐसे धब्बे थे जिनसे एक अशुभ आभा निकल रही थी। ये पीपल स्किन पेपर, इंसानी खाल का कागज था। जयपुर शहर में हंग्री घोस्ट की घटना के बाद से रोहित ने इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। ये बहुत डरावना था और उसे लगा कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, और न ही वह इसके इशारों पर नाचना चाहता था। इसलिए इसे सुरक्षित रखा गया था। लेकिन जेड शहर की घटना के महत्व को देखते हुए, जो केवल एक साधारण ए लेवल की घटना नहीं थी, उसने इसे अपने साथ लाने का फैसला किया। मेरा नाम रोहित है। जब आप ये वाक्य देख रहे होंगे, मैं पहले ही मर चुका हूँ। पीपल स्किन पेपर पर काली लिखावट की एक पंक्ति वाटरमार्क की तरह उभरी। लेकिन बस इतना ही, केवल वही एक वाक्य, बाकी सब छोड़ दिया गया था, जैसे कि वह जानकारी छिपा रहा हो या अधिक बताने से इनकार कर रहा हो। मुझे बताओ, हम सुनीता को कैसे बचा सकते हैं? रोहित ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे पूछा। यह उनकी पहली मुलाकात नहीं थी।
खाल के कागज पर लिखावट धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, यहाँ तक कि पहला वाक्य भी गायब हो गया और फिर एक लंबी खामोशी छा गई। मुझे जानकारी देने से इनकार कर रहे हो, या तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम अब मुझे धोखा नहीं दे सकते और इसलिए तुमने अपना रवैया बदल लिया है? रोहित की नज़र बर्फीली थी। अगर ऐसा है तो मेरे लिए तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना मूल्य की किसी चीज़ को अपने पास रखूंगा? पिछली बार मैं तुम्हें ज़मीन के 10,000 मीटर नीचे गाड़ सकता था, मैं अब भी वैसा ही कर सकता हूँ, और इस बार मैं तुम्हें वापस नहीं निकालूंगा। उसने धमकी के साथ शुरुआत की, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। ऐसी अजीब इकाई के साथ व्यवहार करने के लिए दया की आवश्यकता नहीं थी। अंकुश का हश्र रोहित के लिए एक बड़ी चेतावनी थी, जो उसी रास्ते पर नहीं चलना चाहता था। खामोश कागज ने एक बार फिर समझौता किया, शायद इस बार रोहित के बदले हुए रवैये को भांपते हुए। पहले यह एक दिखावा था, लेकिन अब रोहित वास्तव में इस चीज़ को त्यागने पर विचार कर रहा था क्योंकि उसके पास घोस्ट कैबिनेट का विकल्प मौजूद था। रोहित को यह नहीं पता था कि घोस्ट कैबिनेट के अस्तित्व का पता भी उसे इसी कागज ने दिया था। कोई नहीं जानता था कि इसका क्या अर्थ है। धीरे धीरे कागज पर फिर से काले अक्षर दिखाई देने लगे, जैसे कोई अदृश्य स्याही से लिख रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उस दिन मैं एक खास भूत के बारे में चिंताओं के साथ ज़ेड शहर पहुंचा, भले ही मैं नहीं चाहता था। मुझे पता था कि पिंकू एक संभावित गंभीर खतरा है। अगर मुझे सही से याद है तो ज़ेड शहर की उस घटना को ह्यूमन हेड बैलून की घटना कहा गया था, एक भयानक अभिशाप जिसने किसी को नहीं बख्शा। फिर भी उस समय मेरी चिंता यह नहीं थी, बल्कि सुनीता की स्थिति थी। घोस्ट फेस सुनीता पर सीज़र होटल में हमला किया गया था। ऐसा लगा जैसे उसका घोस्ट फेस छीन लिया गया हो, उसकी याददाश्त चली गई और वह अचेतन अवस्था में चली गई। मुझे उसे बचाने का तरीका सोचना चाहिए था, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि यह आसान नहीं होगा। सुनीता को बचाने का मतलब था उस अखबार को ढूंढना जो उसका था, वह शापित कागज जिसने उसकी याददाश्त छीन ली थी। शायद इसे फिर से उसके चेहरे पर रखने से वह जाग जाए। मैं उस समय सफल नहीं हुआ, क्योंकि वह अखबार अभी भी सीज़र होटल में था, उसी भूत के पास। इसका मतलब था उस वस्तु की तलाश में होटल में फिर से जाने का जोखिम उठाना, जो कि एक समझदारी भरा विकल्प नहीं था, क्योंकि बाद में मुझे एहसास हुआ कि होटल में उस भूत से भी अधिक भयानक कुछ था। मुझे उसे जगाना नहीं चाहिए। संदेश ने पूरे कागज को भर दिया और आगे लिखने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, इसलिए वह वहीं अचानक समाप्त हो गया। हालांकि इसमें कुछ फालतू बातें भी थीं, लेकिन कागज ने दो महत्वपूर्ण जानकारियां दी। वह अखबार जिसने सुनीता की यादें चुराई थीं और सीज़र होटल में एक अज्ञात भूत की उपस्थिति। सुनीता की याददाश्त वापस पाने के लिए वह अखबार ढूंढें और उसके चेहरे को फिर से उससे ढक दें। रोहित अपने आप में बड़बड़ाया। ये लगभग उसके अपने निष्कर्ष के अनुरूप था। हालांकि चुनौती अभी भी वही थी, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सुनीता की याददाश्त अभी भी बरकरार है और बदली नहीं गई है। रोहित ने यह मुद्दा उठाया। इंसानी खाल के कागज ने इस बार सहयोग किया, मूल लिखावट मिट गई और नए अक्षर उभरे। उस समय मुझे यकीन नहीं था कि सुनीता की याददाश्त को भूत ने बदल दिया है या नहीं। यदि ऐसा होता तो उसकी यादें वापस पाने के बाद जागने वाला व्यक्ति सुनीता नहीं, बल्कि भूत द्वारा नियंत्रित एक अज्ञात व्यक्तित्व होता, जो मैं नहीं चाहता था। इस समस्या को हल करने के लिए मुझे उस भूत के स्रोत को खोजना था, उसे कैद करना था और फिर अपनी इच्छा के अनुसार सुनीता की याददाश्त को जबरन संशोधित करना था। लेकिन ये जोखिम भरा था। संदेश वहीं रुक गया। तो इन सब बातों के बाद हम फिर से वहीं पहुंच गए। मुझे अभी भी पहले उस भूत से निपटना होगा। रोहित को लगा जैसे वह जवाब मिलने के बावजूद वापस गोल घूमकर आ गया है। उसे लगा कि उसके पास एक जवाब है, जबकि वास्तव में नहीं था। वह सुनीता को जगाना चाहता था ताकि उस भूत का सामना करने के लिए खुफिया जानकारी जुटा सके, फिर भी सुनीता को बचाने के लिए भूत से पहले निपटना होगा, जिससे वह जानकारी बेमानी हो गई। कागज द्वारा सुझाया गया तरीका एक निरर्थक विकल्प निकला। मुसीबत की चीज़, रोहित ने अपने हाथ में मौजूद कागज को तिरछी नज़रों से देखा। वास्तव में इस इकाई के साथ बातचीत करना एक दिमागी लड़ाई थी, जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। तभी जब वह गहरे विचारों में था, कागज पर पुरानी लिखावट गायब हो गई और नए अक्षर सतह पर आ गए। जानकारी का ऐसा सक्रिय रूप से प्रकट होना बहुत दुर्लभ था, लेकिन नई जानकारी देखते ही रोहित के चेहरे पर झटका लगा और वह अचानक खड़ा हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सुनीता की स्थिति ने मुझे एहसास कराया कि उस समय मैं दो घोस्ट फेसेस को नियंत्रित करने की स्थिति में था। शर्तें कुछ हद तक कड़ी थीं, लेकिन सफल होने पर मुझे एक शक्तिशाली अधीनस्थ प्राप्त होता। सुनीता अपनी याददाश्त खोने के बाद दो घोस्ट फेसेस को नियंत्रित करने के योग्य थी।
एक बार जब वह सफल हो जाती तो मैं उसकी याददाश्त को अपने लाभ के लिए बदलकर उसकी वफादारी सुनिश्चित कर सकता था। ये सब इस बात पर निर्भर था कि क्या मैं उस भूत को कैद कर सकता हूँ। अगली पंक्ति में एक विशेष विधि लिखी थी।